गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 18 अगस्त 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज टू अरविंद, अंशली एंड प्रांजल. These are the three children or students who commented on my videos, and I genuinely want to apologize to you because I've never realized that you guys connected with me this much. I feel very guilty, to be very honest. I could have make a video. I was having some throat issues and some health issues, but they were not that severe that I couldn't make a video. I was reading newspaper for the whole time. As you guys are aware that on 15th of August evening there is no printing of newspapers. There is a holiday for the newspapers as well. But I could make the next 2 days videos, but uh, honestly I didn't know that you guys are waiting for me. I didn't know, to be very honest. And these comments were motivating. This comment were like a reminder for me that I have something to do and I have someone who is waiting for me. And believe me, this is never ever gonna happen again. Whatever the condition, whatever the situation, I will be with you guys. Genuinely, I'm feeling very bad for this kind of behavior which shouldn't have happened, but it had, and I could just say sorry. Anyway, moving forward. इंट्रो के लिए आई जस्ट वांट टू से दैट जिसको भी पॉज करके देखना है प्लीज़ देख लीजिए कि इंट्रो हमारी आने वाली वीडियो कैसे होने वाली है। बहुत ही लंबा मैं ऑलरेडी आप लोगों के सामने इंट्रो दे ही चुकी हूँ, बोल चुकी हूँ। तो अब डायरेक्ट न्यूज़पेपर पे चलते हैं और चलिए अच्छे से हमारा जो भी बैकलॉग रहा है हम उसको कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम आज का न्यूज़पेपर करेंगे। आप लोगों को सेकेंड वीडियो इवनिंग से पहले मिल जाएगी जिसमें द न्यूज़पेपर ऑफ 15th एज वेल एज 17th दोनों को होगा, क्योंकि दोनों में ये कुछ खास एक्चुअली आया ही नहीं था। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स वर अराउंड दिस रिपब्लिक डे एंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे होता है अराउंड दैट, द पेट्रोलिज्म, द इंडिपेंडेंस डे, ये सब के सब जो थे उसी के ऊपर थोड़े बहुत आर्टिकल्स थे दैट वाज नॉट टू मच रेलिवेंट फॉर द सेक ऑफ यूपीएससी। एंड अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, starting with the first article of the today's newspaper. The article is saying how decline of Indian vulture led to 5 lakh humans death. कैसे ऐसा हो गया है कि vulture यानी कि जो गिद्ध होते हैं उनकी मौत की वजह से यहाँ पर ह्यूमंस की भी डेथ हो रही है। Why it is happening? This is a question mark. देखिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, क्यों? क्योंकि यूपीएससी में अच्छा एक और बात, हो सकता है कि आप लोगों को आज मेरा थोड़ी आवाज़ कम आ रही हो, लेकिन रीज़न फॉर दैट इज़ अगेन द थ्रोट इशू। कल से आप लोगों के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, आवाज़ भी प्रॉपर आनी शुरू हो जाएगी। देयर वुड बी नो इशू फ्रॉम टमोरो। आज के लिए थोड़ा सा मेरे साथ में सहयोग कीजिएगा। हो सकता है कि आप लोगों को नहीं अच्छा लग रहा हो, आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट, बट थोड़ा सा कर लीजिए। मैंने बहुत अच्छी आप लोगों के लिए पीपीटी जो है वो बनाई है एंड आई एम श्योर कि आप अगर लास्ट तक रुकेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एनीवे, टॉकिंग अबाउट दिस आर्टिकल, कि आर्टिकल बात क्या कर रहा है? आर्टिकल कह रहा है कि कैसे ये जो डिक्लाइन हो रहा है वल्चर के अंदर, द पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स आर डिक्लाइनिंग डे बाय डे। एंड उनकी डिक्लाइन क्यों हो रहा है वो तो हम समझेंगे, फॉर द रीज़न ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि हमें कंजर्वेशन पढ़ना होता है, संरक्षण पढ़ना होता है, राइट? अब ये तो हम समझने ही वाले हैं कंजर्वेशन के नज़रिए से भी, बट वो कैसे ह्यूमंस को इम्पेक्ट कर रहे हैं। हम गिद्ध की बात करें, हम वल्चर की बात करें, जो क्या करते हैं, डेड बॉडीज़ को खाते हैं, दे आर काइंड ऑफ स्कैवेंजर्स। जब वो ऐसा कर रहे हैं तो उसकी वजह से ह्यूमंस की डेथ कैसे हो जा रही है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसके पीछे की फ़िलॉसफी मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरा जो वल्चर होता है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, इनका बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर पे काफ़ी सारे सवाल जो हैं पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, तो हम देखेंगे। फिलहाल के लिए क्या है कि जो वल्चर होता था ना वो बहुत ही अबेंडेंट मात्रा में पाया जाता था इंडिया में। अच्छे खासे बहुत सारे वल्चर्स को यहाँ पर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख सकते थे, खेतों के अंदर जाते थे, फील्ड्स वगैरह में जाते थे, तो नॉर्मली वल्चर्स हमें आसपास में दिखाई देते थे। सडनली अब क्या हो गया है कि आप लोगों को ढूंढे से भी कम मिलते हैं।
मोस्टली जो कुछ पॉपुलेशन जो है वो राजस्थान जैसे एरियाज़ में, महाराष्ट्र के कुछ एरियाज़ में, गोवा, यहाँ पर फिर भी दिख जाए, लेकिन अदर स्टेट ऑफ इंडिया आप जाकर देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे, राइट। कई लोगों को तो मतलब पहली बार सुन रहे होंगे कि वल्चर क्या है। अब देखिए क्या होता है ना, वल्चर जो होते हैं वो एक की स्टोन होता है। अब ये वर्ड जो है ये आप लोगों को याद कर लेना है आज से ही। आज से ही आपको इसका मीनिंग भी समझ लेना है, याद भी कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड या तो प्रीलिम्स में सवाल आएगा या फिर मेंस में पक्का इससे रिलेटेड जो सवाल है वो आ सकता है। टॉकिंग अबाउट की स्टोन स्पीशीज, क्या होती है की स्टोन स्पीशीज? ऐसी प्रजाति जो कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द अदर स्पीशीज। अब एक ऐसी प्रजाति जो कि दूसरों को खाती है, इवन देयर डेड बॉडीज जो होती हैं उनको खाती है, वो कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है फॉर अदर स्पीशीज? कैसे? जब वो तो उनको लिटरली लाइक कोई एनिमल है, ह्यूमन है, वो डेड है और वो उनको खा रहे हैं, फीड ही उसी चीज़ पे कर रहे हैं। अब यहाँ से कंसेप्ट समझिए। देखिए की स्टोन जो स्पीशीज होती है ना वो मोस्टली जो टॉप प्रेडेटर होते हैं वही आते हैं। इसमें कौन कौन आता है? इसमें लायन आ सकता है, इसमें टाइगर आएंगे, इसमें हम वल्चर्स को देख पाएंगे। तो ये क्या यहाँ पर बात हो रही है? देखिए की स्टोन से क्या मतलब है? आप सपोज कीजिए कि कोई चूहा है, उसकी डेथ हो जा रही है, वो डेड बॉडी है। नाउ देर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोई बफेलो है जिनकी डेथ हो चुकी है। अब ये क्या करते थे गीत कि उनका जो डेड बॉडी थी उसको ये खा लेते थे। अगर वो बाहर ऐसे ही खुले में पड़ा हुआ है तो अगर उसको ढंग से क्रिमिनेट नहीं किया गया है तो ये क्या करते थे? उसको खा लेते थे। नाउ अब ये जब उसको खाते हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है कि उसमें जो बहुत सारे कीड़े पड़ सकते थे, उसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर बीमारियां हो सकती थी, उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता था जो कि इधर थ्रू वाटर, सॉइल के थ्रू या एयर के थ्रू ह्यूमंस तक आ सकता था। और ऐसे ही बहुत सारी मात्रा में ऐसे इन्फेक्शन जो है वो आए हैं। अगर वल्चर्स की जनसंख्या ठीक ठाक रहती तो वो इन्फेक्शन कभी ह्यूमंस तक पहुंचते ही नहीं। ये बिल्कुल सही बात सोची आप लोगों ने अभी कि यस मैम, अब हमें थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये जो वल्चर्स हैं वो एक्चुअली में डायरेक्टली हमला नहीं कर रहे हैं इंसानों पे, ना ही इनके साथ में कोई हमारा ऐसा इमोशनल बॉन्ड है कि इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है तो लोग रो रो के अपने आप को भी जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। रीज़न बिहाइंड दैट कि आज तक का हम देखेंगे, आप लोगों से अगर मैं सवाल पूछूं कि दुनिया में आज तक सबसे ज़्यादा डेंजरस जो एनिमल, इंसेक्ट या बर्ड है वो कौन होते हैं? डेंजरस से मेरा मतलब जिसने आज तक सबसे ज़्यादा ह्यूमंस की जो डेथ है वो करवाई हो। अब आप लोग सोचेंगे किसी के मन में शेर आ रहा होगा, किसी के मन में भालू आ रहा होगा, राइट, कुछ ऐसा ही आ रहा होगा। हो सकता है आप में से किसी को रियल आंसर का भी पता हो। आंसर मैं भी बता देती हूँ। डू यू नो इट इज़ मॉस्किटो, मच्छर। इतना छोटा सा मच्छर जो आपको लगता है कि ये क्या कर सकता है ह्यूमंस का, क्योंकि वो इतनी बीमारियां फैला देते हैं, इतना डेंगू, चिकनगुनिया, ऐसी ऐसी बीमारियां फैलाते हैं कि ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन है वो एक बार नहीं डेथ हुई है, बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। लाइक कम्युनिटी की कम्युनिटी खत्म हो जाती है। अगर ट्राइबल एरियाज में आप जाकर देखें या फिर हिस्ट्री में वापस अगर हम जाके देखते हैं तो कैसे प्लेग आता है, कॉलेरा यहाँ पर आता है, तो ये सारे के सारे इवेंट होते हैं। सो ऐसा मत समझिएगा कि ये जो मॉस्किटोज होते हैं या जो बड़े एनिमल्स होते हैं वही हानिकारक है। नहीं, मॉस्किटो बहुत छोटा सा इंसेक्ट होता है। एनीवे, कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट में ये की स्टोन स्पीशी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमंस एज वेल एज अदर जो स्पीशीज हैं उनके सर्वाइवल के लिए भी। रीज़न बिहाइंड दैट क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को फैलने से वैसे ही बचा देते हैं। जहाँ पर भी कोई जो अनट्रीटेड डेड बॉडी होती है जिसको ढंग तरीके से या तो उसको अच्छे से जलाया नहीं गया या दफनाया नहीं गया है, उनको ये क्या करते हैं, उनको ये ख़त्म कर देते हैं, इस एनवायरनमेंट से डिग्रेड कर देते हैं। अदरवाइज वहाँ पर बहुत सारा इन्फेक्शन होता, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी होता, जिसकी वजह से जो भी अदर एनिमल्स उनको खाते वो बीमार पड़ते, देन वो किसी और को इसको पास आउट करते और ये सारे रिजल्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। 2001 से लेकर 2005 के ही आंकड़ों को निकाला गया है और उसी में पता चल गया है कि कैसे केवल और केवल इंडिया में लगभग 5 लाख लोगों की डेथ जो थी वो कम हो सकती थी अगर वल्चर्स की पॉपुलेशन के ऊपर जो कंट्रोल था वो बना रहता, अगर वल्चर्स की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कम ना होती।
इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम देखते हैं कि कैसे 7 प्रकार की वल्चर्स की पॉपुलेशन हमें दिखाई देती है, जिसमें हम वाइट रम्प्ड वल्चर को देख पाएंगे। यहाँ पर आप स्लेंडर बिल्ड वल्चर देख पाएंगे। देन देर इज़ अ इंडियन वल्चर जिसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में IUCN के अंदर रखा गया है। यहाँ पर बियर्डिड वल्चर भी है, यानी कि यहाँ पर क्या है, इसको दाढ़ी आई हुई है। इस तरीके से इसका आप एक फर का कोट देख पाएंगे इसके हेड के नीचे, तो इसी वजह से इसको बियर्ड वल्चर भी बोला जाता है। देन हम हिमालयन जिरुफन को देखेंगे। इजिप्शियन वल्चर भी इंडिया में पाया जाता है और रेड हेडेड वल्चर जो है वो भी इंडिया में देखने को मिलता है। अब देखिए, कंजर्वेशन के लिए ना यहाँ पे कुछ इफेक्ट उठाए गए हैं फॉर द सेविंग ऑफ द वल्चर्स। उसी में से एक ये एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ कि कैसे जगह जगह पर वल्चर रेस्टोरेंट निकाले गए हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे वल्चर्स बैठे हुए हैं, बीच में ये कुछ खा रहे हैं। ये वल्चर्स के रेस्टोरेंट है। ये यहाँ पर इनको जानबूझकर ऐसा जो फूड है, यानी कि ये जो खाते हैं डेड एनिमल्स वगैरह, उनको रखा जाता है सो दैट ये यहाँ पर आए और आराम से इसको खा सकें। और इसके बारे में जानते हैं तो पॉपुलेशन अभी के हिसाब से इंडिया में इनकी अप्रोक्सीमेटली 30,000 बची हुई है। बात करें इनके जो फिजिकल फीचर होते हैं, तो उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो फीमेल्स जो होती हैं वो मेल से थोड़ी सी छोटी होती हैं साइज के अंदर। साइट्स के अंदर हम देखेंगे अपेंडिक्स 2 के अंदर इनको रखा गया है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें हम देखते हैं कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड की इनको उपाधि दी गई है। ऑल्दो मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि साइट्स क्या होता है, IUCN क्या होता है, फिर भी एक बार बता देती हूँ फॉर द पर्पज ऑफ रिविजन। IUCN का मतलब होता है एक ऐसी संस्था जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाई गई है, जिसका काम क्या है, ऐसी स्पीशीज को रेड बुक के अंदर रखना है। रेड बुक इनकी जो किताब होती है, लिस्ट होती है, उसको रेड बुक के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर रखना है 6 यहाँ पर कैटेगरीज के अंदर में। इसमें हम देखते हैं सबसे पहली जो कैटेगरी होती है एक्सटिंक्ट, यानी कि विलुप्त ही हो चुकी होती है। और अब जितनी भी कैटेगरी आएंगी वो इसी कैटेगरी के कंपैरिजन में आएंगी कि कोई भी स्पीशी विलुप्त होने के कितने नज़दीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहले नियर थ्रेटन को देखेंगे, यानी कि खतरा के पास जाती हुई नजर आ रही हैं। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे वनरेबल को। थर्ड पे हम देखेंगे इंडेंजर्ड। फोर्थ पे हम देखेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड। फिफ्थ पे हम देखेंगे यहाँ पर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एंड सिक्स पे हम देखेंगे कि अब वो पूरे तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कि पूरे तरीके से विलुप्त जो है हो चुकी है। टॉकिंग अबाउट साइट्स, तो साइट्स जो होता है वो क्या होता है, ये होता है कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड और इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि इंडेंजर्ड जो स्पीशीज है, जो कि IUCN के अंदर हमें पता चल चुकी है कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो इंडेंजर्ड है, खतरे में है बहुत ज़्यादा, उनके अंदर जो ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर क्या लगाई जाती है, प्रतिबंध लगाया जाता है, उसको प्रोहिबिट किया जाता है बाय साइट्स। इंडिया में देखें तो इंडिया के खुद के भी कानून है, ये दोनों तो इंटरनेशनल जो लॉज है उनमें हम देख पाएंगे। इंडिया का जो खुद का कानून है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और इसमें भी हम 6 शेड्यूल को देख पाते हैं, 1 to 6 जो शेड्यूल होता है उसमें प्लांट्स को रखा जाता है। एंड जो शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 4 होते हैं, इसमें हम देखते हैं अलग अलग स्पीशीज आती हैं। अब जो स्पीशीज शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 3 में है उनका आप शिकार नहीं करते हो, बिल्कुल प्रोहिबिशन होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जा सकता है। और शेड्यूल 1 के अंदर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज हैं जिनका सुरक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं स्पीशीज को यहाँ पर रखा जाता है। नाउ इनके फिजिकल फीचर्स की बात करें तो हम देख पाएंगे कि इनका जो हेड होता है उसके ऊपर हम वाइट कलर के जो हेयर्स होते हैं उनको देख पाएंगे। ये काफ़ी जो स्पीशीज होती हैं उनमें ये जो होते हैं ये बॉल्ड ही होते हैं, यानी कि गंजे होते हैं सर से भी, और इनकी नेक का भी जो रीज़न होता है। ना इनको खाना क्या पसंद है, स्कैवेंजिंग, फीडिंग मोस्टली ऑन कैरकेसेस, जो डेड एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर। मीडियम साइज के दिखाई देते हैं, वेट इनमें 5.5 से 6.5 kg के अंदर अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। टॉकिंग अबाउट कि वल्चर इतने ज़रूरी क्यों हो जाते हैं, एक तो इनका जो रोल है इकोसिस्टम के अंदर, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो वाइटल रोल होता है इकोसिस्टम का, उसके लिए उसकी हेल्थ को, डेड एनिमल्स वगैरह को, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उसको एफिशिएंटली डिस्पोज कर देते हैं, दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट। दूसरे नंबर में हम देखेंगे कि ये डिजीज़ कंट्रोल में भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो डिजीज़ स्प्रेड होता है उसको रिड्यूस करने में मदद करते हैं, खासकर वाइल्ड लाइफ में, लाइफ स्टॉक, ह्यूमंस, इन सभी के अंदर। तीसरा हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग कर देते हैं। कैसे, क्योंकि ये खुद में एक स्कैवेंजर्स हैं, तो ये क्या करते हैं, हर वल्चर जो होता है वो न्यूट्रिएंट साइकलिंग की कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता रहता है, कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है क्योंकि ये खा रहे हैं, देन आफ्टर दैट दे आर
ऑल्सो जो इनका वेस्ट है उसको भी लीव कर रहे हैं, देन जो वो वेस्ट है वो सोइल में जा रहा है, फिर से जो न्यूट्रिएंट सोइल से आए थे, यानी कि एक जो कहावत होती है कि मिट्टी से बॉडी जो है वो बनी होती है, 5 तत्वों से बनी होती है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। इनकी जो एब्सेंस होती है वो एडवर्सली अफेक्ट करती है वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ को, तो इसी वजह से वो तो हम कारण देख ही चुके हैं कि क्यों ऐसा होता है। नाउ वल्चर हैबिटेट एंड लाइफस्टाइल की बात करें तो इंडियन जो वल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल एनिमल हमें दिखाई देता है। आप देखिए हर एक जो एनिमल होता है उनका कुछ बिहेवियर होता है। सम जो होते हैं वो आइसोलेट रहना पसंद करते हैं, कुछ एनिमल्स, कुछ नॉक्टरल होते हैं, रात को उनको जागना पसंद होता है, कुछ को हम देखेंगे सोशल होते हैं, तो ये सोशल की कैटेगरी में है और ये मोस्टली हमें ग्रुप्स में ही पाए जाते हैं। ये डे के टाइम में काफ़ी एक्टिव होते हैं और फूड की सर्च करते हैं। नॉन माइग्रेटरी बर्ड है, 100 किलोमीटर तक ट्रैवल कर लेते हैं फूड के लिए, लेकिन वापस फिर से आ जाते हैं। यूजुअली अगर देखें तो हम देखेंगे साइलेंट ही रहते हैं, लेकिन कई बार ये हिसिस भी निकालते हैं जब ये इनको कोई भी जो डेड बॉडी है वो मिल जाती है। अब इनके हैबिट्स वगैरह की बात करें तो इनको सवाना के जो ग्रासलैंड होते हैं या विलेज या सिटीज कल्टिवेटेड एरिया, वहां पर इनको रहना अच्छा लगता है। सवाना हमें पता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। नाउ ब्रीडिंग की बात करें तो इनको कॉलोनीज में रहना पसंद है और ये लोग क्या करते हैं, एग को यहाँ पर ले करते हैं, तो ये एक ही एग को क्या करते हैं, नेस्टिंग देते हैं, एक ही अंडा इनका निकलता है। थ्रेट देखिए, सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि 2006 के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले एक मेडिसिन होती थी जो कि होती थी डाइक्लोफिनेस। अब ये जो डाइक्लोफिनेस नाम की दवाई है इसको बैन कर दिया गया था बाय इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स एज वेल एज फ्रॉम द साइड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। क्यों इसको बैन किया गया था? क्योंकि एक ऐसी दवाई थी जो कि लाइफ स्टॉक्स या जो वाइल्ड लाइफ होते थे उन एनिमल्स वगैरह को खिलाई जाती थी मेडिसिन के रूप में या फिर इंजेक्शन के रूप में, और जब उनकी डेथ होती थी ना तो इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से जब वल्चर इसको खाते थे तो उनकी भी डेथ हो जाती थी, एक एज अ पॉइजन की तरह काम करती थी। इससे बहुत सारे वल्चर्स को जो नुकसान है वो देखना पड़ा हमें। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स थी जो कि लाइफ स्टॉक को दी जाती थी। इसके अलावा दो और ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको अभी 2023 में भी बैन किया गया। कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हम देखेंगे, कीटोप्रोफेन एंड एसिलोफेरेंस, 2023 में इनको भी बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से भी ऐसे ही पॉइजन वगैरह में दिखाई देता है कि ये भी कुछ इससे बुरी तरीके से काम कर रही है ना। वल्चर जो है वो हम देखेंगे किडनी फेलियर इनका हो जाता था इन दवाइयों की वजह से, जिनकी वजह से अल्टीमेटली इनकी डेथ भी हो जाती थी। ये सारे रीजन्स है। कंजर्वेशन के लिए क्या क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड जो क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 2025 तक का यहाँ पर एम किया है, जिसमें थ्रू आउट द कंट्री जितने भी वल्चर्स है उनको हम लोग बचाएंगे, उनको हम लोग सुरक्षित करेंगे, संरक्षण उनका करेंगे। ज्योग्राफिक रेंज की बात करें तो इंडियन वल्चर जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इन सारे के सारे रीजन्स में देखने को मिलता है। सीवियर डिक्लाइन हो रहा है इनका, हम देख पाएंगे कैसे लगातार जो इनकी आबादी है वो गिरती जा रही है। मोर देन 97% जो है वो ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुकी है। पॉपुलेशन की बात करें तो कियोलादेओ नेशनल पार्क जो है वहाँ पर हम देख पाते हैं कि कैसे एक समय पे 816 ऐसे बर्ड होते थे जो कि आज के समय पे यहाँ पर 25 ही रह चुके थे। तो ये बहुत बड़ी एक जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है वो हम देख पाते हैं। करंट स्टेटस की बात करें तो मोस्टली ये रामानगरम हिल्स, कर्नाटका, नीलगिरी, तमिलनाडु, इन सारी जगहों पर हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। ऑब्वियसली राजस्थान का जो एरिया वहाँ पर भी हम इसको काफ़ी देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले जल्दी से प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन का मुझे जवाब दे दीजिए। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेट बैरियर रीफ। अब मैंने आप लोगों को 3-4 बार पढ़ा दिया है ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्या है। लास्ट वीडियो में भी हमने 2-3 बार इसी को डिस्कस किया। जल्दी से मुझे आंसर आप लोग बता दीजिएगा इसका। एंड हम देखेंगे इसमें 2 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट जो है वो कहती है इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कोरल रीफ्स एंड लोकेटेड इन द कोरल सी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा है वो दे दिया गया था 1981 में। अब आपको आंसर बताना है, ऐसी स्टेटमेंट बतानी है जो कि यहाँ पर करेक्ट नहीं है। नॉट करेक्ट इज रिटन है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्रीलिम्स में भी और अभी भी।
तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट कलेक्शन मिलता है कोरल रीफ्स का, और ये ऑस्ट्रेलिया में है, और कोरल सी जो है उसी में पाई जाती है। दैट इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, और इसी वजह से ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आंसर हम देख पाएंगे ऑप्शन डी को। चलिए इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। ये कोरल्स होते हैं, हमें पता है कोरल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे यहाँ पर क्या है, एनिमल्स हैं। अब ये जो है ये किससे बनते हैं, हम देख पाएंगे कोरल फिलप से बनते हैं। अब इनका एक रिलेशन हमें देखने को मिलता है विद जूजंथलाई, जो कि एक तरीके से हमें दिखाई देता है कि एक प्लांट की जो है वो उसकी भूमिका है। और बेसिकली वो जो कलर होता है, ये ब्यूटीफुल कोरल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ट्रीज लग रहे हैं, इन एक्चुअलिटी ये कॉलोनीज हैं, और ये बहुत सारे स्केल्टन हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनकर मिले हुए हैं। इनके पूर्वजों की जब डेथ हो जाती है तो वो भी इसको छोड़ देते हैं, और ये कलर जो है वो अलगई की मदद से हम यहाँ पर देख पाते हैं। तो ये कोरल्स हैं। लेकिन जैसे ही ये जो कोरल होते हैं इनकी ब्लीचिंग होनी शुरू हो जाती है। कैसे ब्लीचिंग होनी शुरू होती है, जैसे ही टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जेली टाइप ऑफ, आप इनके आर पार देख पाएंगे, और ये बहुत छोटे हैं। जब आप इनको इस तरीके से देख पाएंगे तो इनकी कुछ जो क्षमताएं होती हैं चीज़ों को सहन करने की, वो काफ़ी कम होती है। इसी वजह से हम देख पाते हैं कि कैसे ये जो कोरल्स हमें देखने को मिलते हैं ये स्ट्रेस हो जाते हैं गर्मी के बढ़ने की वजह से, और ज़्यादा ठंड में भी ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली जो राइजिंग टेम्परेचर है वो इसके लिए ज़्यादा जिम्मेवार है। थोड़ी बहुत एंथ्रोपोजेनिक रीजन जो है वो भी पॉल्यूशन वगैरह, एयर से सब ज़्यादा कंटेक्ट में आ जाते हैं, तो वो भी है। लेकिन लॉन्ग लास्टिक जो इम्पैक्ट है वो किससे पड़ता है, वो पड़ता है राइजिंग टेम्परेचर की वजह से। तो ये क्या करते हैं, खुद को यहाँ पर हम देखते हैं ब्लीच कर लेते हैं। ब्लीच क्या है, ये वाइट कलर जब ले लेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे भी ये ब्लीच हो चुके हैं। इस वाइट के बाद में एक ब्लैक कलर भी आता है, दैट मीन्स कि जो जितने भी कॉरल्स इसमें थे उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। अब वाइट तब होता है जब यहाँ पर इनको गर्मी ज़्यादा लगती है, और इसकी वजह से क्या करते हैं, जो भी इनके पास में अलगई थी उसको बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से जाओ, बाहर निकल जाओ। अब ये जब बाहर निकल तो जाते हैं, अब इनको फूड नहीं मिल पाता है। फूड नहीं मिल पाता है क्योंकि ये क्या नहीं कर सकते हैं, ये तैर वैर नहीं सकते हैं, ज़्यादा एक ही जगह पर रहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। सो धीरे धीरे क्या करते हैं, डाई करना शुरू कर देते हैं। बात करें ग्रेट बैरियर रीफ की, तो ये ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग को आप देख पाएंगे अच्छे से। अब हम समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग जो है वो कैसी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हमें पहले ही पता है कि वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ये है। दूसरा, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न, उसमें हम ग्रेट बैरियर रीफ को देख पाएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि मोस्टली जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वो हमें पता है बहुत सारे डेजर्ट से भरा हुआ है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट यहाँ पर है, गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट को हम यहाँ पर देख पाएंगे, नुलोबर डेजर्ट भी हमें यहीं पर दिखाई देता है। अब क्यों है ऐसा, डेजर्ट इतने क्यों दिखाई दे रहे हैं, चलिए समझते हैं। और नीचे यहाँ पर नुलाबर प्लेन है, घास भी दिखाई दे रहा है। वाई दिस इज हैपनिंग, हमें पता है, खासकर अंजलि को तो उन्होंने कमेंट में भी बताया था। सो वेरी गुड अंजलि। आप लोगों को पता ही है कि कैसे यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया को इस हिस्से से काट रही है। और जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री पे, और इसके ऊपर 23.5 डिग्री पे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखेंगे, नीचे 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को देखेंगे। उसके बाद हम आगे जाते हैं 30 से यहाँ पर ऑलमोस्ट 66.5 डिग्री, और इधर भी आर्टिक सर्कल ऑफ 66.5 डिग्री का, और नीचे 90 डिग्री साउथ पोल एंड ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ पोल। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रेशर बेल्स होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी विंड्स काम करती हैं। फिलहाल के लिए हम सिर्फ ये देखते हैं कि कैसे हमारी जो यहाँ पर 30 डिग्री से 0 डिग्री का एरिया होता है उसमें चलती है ईस्टर्ली। अब ये जो ईस्टर्ली चल रही है ना हवाएं, वो क्या है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। अब जो हवाएं होंगी वो कहाँ से जाएंगी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगी। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगी तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पर एरिया होगा, क्योंकि ईस्ट से जा रही है यानी कि इनमें नमी है, ओशन के ऊपर से जा रही है, ओशन के ऊपर से जा रही है तो नमी है, नमी है तो जैसे ही ये इस एरिया में आएंगी सबसे पहले यहाँ पर बारिश करेंगी। बारिश करेंगी तो क्या होगा, यहाँ का जो एरिया होगा वो काफ़ी हरा भरा होगा,
राइट, कॉन्टिनेंट के ऊपर। वही हमें दिखाई देता है, हमें यहाँ पर डार्लिंग डाउन्स दिखाई देता है। डाउन्स क्या है, यहाँ के ग्रीन लैंड है, यानी कि यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। जैसे ही थोड़ा सा सेंटर में जाना शुरू करेगी, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर क्योंकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा करके आ चुकी है, नमी थोड़ी कम होनी शुरू होगी, तो यहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन घास मिलेंगे, घासों के मैदान मिलेंगे। तो ये ठीक है, ये एरिया भी ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये वेस्टर्न साइड में जाएगी, तो अब हम देखेंगे कि इसकी जो नमी थी वो ऑलमोस्ट नलीफाई हो चुकी है, बहुत कम रह गई है, और इसी वजह से यहाँ पर हमें डेजर्ट्स दिखाई देते हैं, राइट। तो अब जैसे ये आगे जाएगी, फिर से पानी उठाएगी, फिर से जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट होगा वैसे ही ये जो है दिखाती हुई जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक ये जो एरिया है, और यहाँ पर जो ईस्टर्ली विंड्स चलती है, उन्हीं के अंदर में हमें ऐसा दिखाई देता है। बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और तो हमने डेजर्ट्स को देखा, हमने देखा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया की एक दो बहुत फेमस नदियां हैं, द रिवर डार्लिंग एंड अदर वन इज मुरे। तो मुरे डार्लिंग का बेसिन भी हम यहाँ पर देख पाते हैं इनको, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अंदर आकर मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देख पाएंगे तौशमान सी को, ऊपर हमें कोरल सी दिखाई दे रहा है ग्रेट बैरियर रीफ के पास में। इधर हम अरफूरा सी को देखेंगे, यहाँ पर हमें तिमूर सी दिखाई देता है, और ऊपर हम बंदा सी को भी यहाँ पर देख पाते हैं। सबसे ऊपर जो न्यूगिनिया आइलैंड हम देखेंगे, उसके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टॉरस स्ट्रेट जो है वो यहाँ पर आती है। इसके अलावा हम देखेंगे जावा और बाली को, तो यहाँ पर ये जो दोनों सी है, जावा सी ऊपर हमें दिखाई देता है जावा आइलैंड के ऊपर, बाली के ऊपर हमें बाली सी दिखाई दे रहा है। देन देर इज अ फ्लोरेस सी, और इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है जावा एंड बाली के, वो है बाली स्ट्रेट। तो आई थिंक दैट इज ऑलमोस्ट काफ़ी सारा हो गया मैपिंग के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, मेंस के लिए आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है सेक्युलर सिविक कोड के बारे में। नाउ ये जो इंडिपेंडेंस डे की हमारी स्पीच थी, उसमें हम देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैसे यूसीसी की बात कर रहे थे। यूसीसी क्या होता है, यूनिफाइड सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की, सॉरी कोड बोला मैंने, इट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल कोड, ओके। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके बारे में हम मोस्टली पढ़ेंगे। इन्होंने क्या स्पीच दी, दैट इज़ नॉट फॉर आवर पर्पस, हमें उसके कोई ज़रूरत नहीं है जानने की। अभी के लिए हमें क्या होना चाहिए कि यूपीएससी के नज़रिए से ये आर्टिकल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट होता भी है तो इसको पढ़ना कैसे होता है। टॉकिंग अबाउट ऑन बिहाफ ऑफ यूपीएससी, ऑन रेलिवेंस ऑफ यूपीएससी, नॉट आई कैन नॉट टॉक ऑन बिहाफ ऑफ इट, बट रेलिवेंस की अगर बात करें तो जीएस पेपर 2 में हम देख पाते हैं कि हमें पॉलिटी पढ़नी होती है, राइट। पॉलिटी जब हमें पढ़नी होती है तो हम देख पाते हैं कि पॉलिटी के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी है, क्या क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, गवर्नेंस भी पढ़ना है, देन देर इज एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी पढ़ना है, देन आपको सोशल इश्यूज भी पढ़ने हैं, ये सब पढ़ना होता है मोस्टली, राइट। अब इसी पॉलिटी के, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में और इसी सोशल जस्टिस के, इसी समाज जो है उसी के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं, उन सब से मिलता जुलता ये टॉपिक है। मोस्टली हम देखेंगे कि जीएस पेपर 2 मेंस के लिए ही ये क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो उसी लिहाज से हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूसीसी एक्चुअली में होता क्या है। टॉकिंग अबाउट यूसीसी, पहले मैं आपको बता दूं कि यूसीसी जो है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, बिल्कुल है। कौन से आर्टिकल यूसीसी की बात कर रहा है, बहुत आसान है याद रखना, आर्टिकल नंबर 44। अब 44 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी यानी कि समानता, 2 4 4 के हमें अंक दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरीके से आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टॉकिंग अबाउट डीपीएसपी, और वो भी किसके बारे में, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अब देखिए हमारा जो संविधान होता है ना, उसको हमारे संविधान निर्माता यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, अवर फोर फादर, उन्होंने उसको बनाया था। काफ़ी समय लिया, बहुत सारे विचार किए, बहुत सारी डिबेट हुई, असेंबली डिबेट्स हमारे पास में है, चाहे तो कभी आप उनको पढ़ भी सकते हैं। लेकिन उन सब से हमें उनके दिमाग में झांकने का एक मौका मिल जाता है। कुछ ऐसे कानून थे उस समय पे जो हमारे समाज के लिए शायद ज़्यादा आधुनिक हो जाते,
इसी वजह से उन्होंने कुछ ऐसे कार्य सरकार के ऊपर, आने वाली सरकारों के ऊपर, के उनके कंधों के ऊपर रखा, उनको जिम्मेवारी दी कि देखिए ये हम कुछ कार्य आपको पहले ही सौंप कर जा रहे हैं, आज हम इनको लागू नहीं कर पाए लेकिन आपको सौंप के जा रहे हैं कि आपको ये काम करने हैं। इसी वजह से उनको क्या बोला गया, डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव क्या होता है, किसी को निर्देशन देना। स्टेट पॉलिसी यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर आपका जो देश होता है उसको स्टेट बोला जाता है। तो आप जो भी कार्रवाई करेंगे, आप पॉलिसी जो भी बनाएंगे, नीतियां जो भी बनाएंगे, वो इनके अकॉर्डिंग में बनाना, ऐसा बोला गया, या इनको लागू करने की पूरी पूरी कोशिश करना। ठीक है जी। अब मैम ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था और ये डीपीएसपी जब बन रही थी तो इनको कहाँ रखा गया, क्योंकि ऐसे सवाल प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी बता दो जरा। ठीक है, देखिए हमारा जब संविधान बन रहा था ना, तो उसको 22 भागों में बांटा गया था। एंड इट वॉज सेड दैट इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। क्रिटिक भी हुई कि बहुत ही लंबा है, हाथी जैसा बना दिया, शायद किसी ऐसी चीज़ बनानी चाहिए थी जिसको हम लिटरली क्या कर सकते थे, या तो अपने देश का नेशनल एंथम बना देते। आपने डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पढ़ा होगा, बहुत छोटा सा है, नहीं भी पढ़ा है तो कभी देखिएगा, तो बहुत छोटा सा है, उसके अंदर डिक्लेरेशन ऑफ जो फ्रीडम है अमेरिका की वो लिखी गई है। तो वो इसी प्रकार से कुछ चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो हम देखते हैं 380 पेजों से ज़्यादा बड़ा ये बन गया था। इसके अलावा तो इसको 22 भागों में बांटना पड़ा, फिर 10 शेड्यूल्स में भी इसको बांटा गया, और उसके बाद में हम देखते हैं कि मोर देन 380 आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है, उनमें भी इनको बांटा गया था। समय के साथ साथ हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने एक विकल्प दिया आने वाली जनरेशन्स को। उनको पता था कि हम जो एक नेशन है वो कैसे नेशन है, आधुनिक नेशन बनने की होड़ में लगे हुए हैं, मॉडर्निटी हमें चाहिए। और क्योंकि एकदम से आप ट्रेडिशनलिस्ट जो होते हैं उसको छोड़ नहीं सकते हैं वैल्यूज़ को, और एकदम से मॉडर्न नहीं बन सकते हो। मॉडर्न इन द सेंस कि ऐसा मॉडर्न नहीं होता है जो शायद आप लोगों के दिमाग में भी डेफिनेशन आई हो। मॉडर्न का मतलब होता है कि जो हमारी गलत धारणाएं हैं उनको पीछे छोड़ना, और जो हमारे लिए अच्छा है, समय के साथ जिसकी बदलाव की आवश्यकता है उसके साथ में आगे बढ़ना, सो दैट समाज में जो समायोजन है वो बना रहे, बैलेंस बना रहे। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेंडमेंट का एक ऑप्शन जो है वो छोड़ दिया। अमेंडमेंट क्या होता है, संशोधन। अमेंडमेंट का जो ऑप्शन उन्होंने छोड़ा, उसी अमेंडमेंट की वजह से आज हम देखते हैं 112 से ज़्यादा बार हमारे संविधान में अमेंडमेंट हो चुके हैं। हमारा संविधान 22 भागों से अब 25 भागों में बढ़ चुका है। 12 हम शेड्यूल भी देख पाते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 450 से ज़्यादा हम देखेंगे कि आर्टिकल आज हमारे संविधान में हो चुके हैं, अनुच्छेद हो चुके हैं। अब एक सवाल आप लोगों के मन में आएगा कि क्या मैम सारे 450 आर्टिकल्स को याद करना है? नहीं, 450 आर्टिकल को याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है कुछ 70-80 आर्टिकल जो आपको मुँह जुबानी याद रहनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं को याद करना, और कोई बड़ी बात नहीं। आप 5-6 बार पढ़ेंगे, मेरे साथ न्यूज़पेपर करेंगे, मैं बार बार आपको बताऊंगी तो ऑटोमेटिकली याद हो भी जाएंगे। फिलहाल जैसे कि आर्टिकल 44 हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसी तरीके से हम देखेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका भाग नंबर जो 1 होता है उसमें यूनियन एंड टेरिटरीज की बात की गई है, और वो आर्टिकल नंबर 1 से 5 तक होता है। फिर हम आर्टिकल नंबर 2 के पार्ट 2 को देखेंगे जिसमें सिटीजनशिप की बात की गई है, जो कि हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक होगा। नंबर 3 जो होगा वो फंडामेंटल राइट्स होंगे। अब ये स्क्रूनिटी है, स्क्रूनिटी किसके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट के ऊपर, कि आप देखिए ये कोई जो मनमानी है नहीं कर सकते हो अपनी, लोगों के मौलिक अधिकार हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट है, और आप इस पे कोई भी उनके अधिकारों को नहीं छीन सकते, बेशक आप प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो। और ये पावर किसको दी गई है, द पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन टू द जुडिशरी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सभी को ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या कर सकते हैं, स्टेट को कोई भी कानून जो उन्होंने ऐसा निकाला है जिससे किसी का फंडामेंटल राइट टूट रहा है उसको वापस करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट टूट रहा है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। शुरुआत कैसे होती है, हम देखते हैं सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
हाई कोर्ट एंड आफ्टर दैट यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्योंकि रिट्स दी गई हैं तो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का भी अधिकार है, इतनी सिक्योरिटी दी गई है हर नागरिक को इंडिया के। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आता है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें डीपीएसपी को रखा गया है। पार्ट 4A को भी हम देखेंगे, जिसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो कि कभी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती थी, लेकिन आफ्टर 44th अमेंडमेंट हम 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंदिरा गांधी जी ने लेकर आई। रशिया से उन्होंने इनकी प्रेरणा दी कि ठीक है, सारी मजबूरियां और जो आप लगा रहे हो ठीक है, बुरी बात नहीं है, लेकिन हम जो भारत के नागरिक हैं उनकी भी कुछ जो कर्तव्य हैं वो बनते हैं, कुछ जो हमारी जिम्मेवारियां हैं वो हमें निभानी चाहिए। कमिंग बैक टू द आर्टिकल, हम देख रहे हैं डीपीएसपी के बारे में। अब डीपीएसपी को इतना आप लोगों को समझ में आ गया, यूसीसी क्या है वो भी हम थोड़ा इजी बनाकर स्ट्रक्चर में इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हमें समझ में आया कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टॉकिंग अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 44, सेम टू सेम ये लाइन से जो आर्टिकल 44 में लिखी गई है, क्या बोलते हैं चलिए समझते हैं। This is saying that the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of the India। पूरे के पूरे इंडिया में आपको क्या करना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना है, कोशिश करनी है और इसका पूरा पूरा ध्यान भी रखना है। अब देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है आर्टिकल 38 से लेकर आर्टिकल 51 तक यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, और इनको जो कुछ संविधान के यहाँ पर विशेषज्ञ थे उन्होंने इनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। पहली कैटेगरी होती है सोशलिस्ट, जिसके अंदर हम आर्टिकल 38 से लेकर आर्टिकल 47 तक को देख पाएंगे। देन गांधीयन प्रिंसिपल आते हैं, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो कि गांधी जी की जो फिलोसफी थी उससे मेलजोल कर सकते हैं। आर्टिकल 40 से 48 के बीच में देखेंगे। देन देयर इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जो कि 44 से लेके 51 तक है, यानी कि ऐसे ही हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे 43A है यहाँ पर, बट 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 है, ऐसे यहाँ पर 45 है, 46 है, 45 है, 46 नहीं है, 47 नहीं है। तो हम एक एक करके जरा इनको देख लेते हैं। सोशलिस्ट क्या होते हैं, जो कि समाजवादी हो। लिबरल्स क्या होते हैं, जो कि यहाँ पर छूट की बात करें, आज़ादी की बात करें। गांधीयन क्या है, जो कि गांधी जी से प्रेरित हो। सोशलिस्ट की बात करते हैं। सोशलिस्ट कहते हैं कि आपको सभी के सभी जो सिटीजन्स हैं उनको लाइवलीहुड दिलवाने की कोशिश करनी है, प्रोवाइड करना और उचित करना। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बोलेंगे कि चलो मैं दिन के तुमको 50 रुपये दे देता हूँ, नहीं नहीं, आपको ध्यान में देना है कि उस इंसान की डेली जो बेसिक नीड है वो पूरी हो रही है। दैट इज़ वाई द यूज ऑफ एडिक्वेट वर्ड इज डन हियर, राइट। उसके बाद हम देखते हैं प्रिवेंट कंसंट्रेशन एंड इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्स, यानी कि ऐसा ना हो कि सभी अमीर जो लोग हैं सिर्फ उनके पास में सारे संसाधन, सारी की सारी वेल्थ चली जाए, नहीं, कोशिश करनी है कि आपको इक्वल रखना है लोगों को। तो जहाँ पर रिजर्वेशन की बात आती है वो यहाँ से हम देख पाते हैं। देन हमारा जो संविधान है उसके अंदर इक्वल पे की बातें की गई हैं कि चाहे पुरुष हो या नारी हो, दोनों का ही, अगर उन्होंने दोनों ने ही काम जो है वो बराबर का किया है तो दोनों का ही जो पे होगा, पैसे होंगे, वो बराबर के उनको मिलने चाहिए। हालांकि अभी भी डिबेट है, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप इसके, अगर ऐसा काम नहीं हुआ डीपीएसपी के अंदर जो लिखा गया, तो उसकी वजह से कोर्ट नहीं जा सकते हो। ये नॉन इन्फोर्शिएबल है, इन पे आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, कानून नहीं बनाया गया, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टिव निर्देशन है, ये खुद में कानून नहीं है, इसको कानून बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट के द्वारा। इसी वजह से लिबरल में हम देखते हैं कि आपको कंपलसरी एजुकेशन देनी है 14 ईयर के बच्चों तक, जो कि ऑब्वियसली होती ही, हम देखते हैं 3 से 18 साल के बच्चों को ये मिल रही है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और उससे पहले भी हम देखते हैं कि 6 से लेकर यहाँ पर जो 14 साल के बच्चे थे उनको ये राइट टू एजुकेशन के तहत भी दिया जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है वो सेपरेट रहना चाहिए, ये भी फॉलो हो रहा है। मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है उनको प्रोटेक्ट करो, ये भी फॉलो होता है। गांधीयन फिलोसफी में बात होती है कि पंचायत को यहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहिए। अब पंचायत एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, 73rd जो अमेंडमेंट था उसके तहत में, 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें म्यूनसिपल्स भी जो थी वो क्या हो चुकी है, एस्टेब्लिश हो चुकी है। तो ये भी डीपीएस भी हो चुका है। फिर ये कहते हैं कि प्रोहिबिशन लगाना है ड्रग्स एंड एल्कोहल के ऊपर। तो क्या एल्कोहल बंद है? एल्कोहल तो गवर्नमेंट ही यहाँ पर रन करती है,
बिडिंग होती है। तो ये हम देखते हैं कि अभी तक नहीं किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर गांधीयन फिलोसफी कहती है कि प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शन, तो ये हाँ हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। फिर हम वापस से आते हैं हमारे सोशलिस्ट के अंदर, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो वर्कर्स के लिए ध्यान में रखना है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, फैसिलिटीज़ देनी है यूथ एंड चिल्ड्रन को। इसके अलावा जो राइट टू वर्क है वो भी एफर्ट्स करने हैं कि सिक्योर हो सके, लोगों को मिल सके एक सही एज में। असिस्टेंस देनी है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर कोई सिक है, बीमार है, ओल्ड है, तो उन सारी चीज़ों के अंदर। अब हम देखते हैं यहाँ पर लिबरल, जो कि कहता है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है कंट्री की, उसको सेव करना है। अभी हमने समझा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971, तो उसमें ये सब होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक बात है। ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द कंट्री। अब यहाँ पर आप लोग फंस सकते थे। क्यों फंस सकते थे? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सभी के लिए बोल रहे हैं। मोस्टली हमें ये क्या लग रहा है, सोशलिस्ट दिखाई देता है, समाजवादी दिखाई देता है, लेकिन इन एक्चुअली में ये क्या है, एक लिबरल। यहाँ पर हम डीपीएस भी देख पाएंगे। सो बाई चांस अगर ये सवाल आ जाता प्रीलिम्स में, आप सोच रहे होंगे मैम इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो किसी चीज़ को, क्योंकि मुझे पता है कि इसके ऊपर सवाल आएगा ही आएगा, या तो मेंस में आएगा या प्रीलिम्स में आएगा। यूपीएससी का जो पैटर्न है, तो इसी वजह से पढ़ा रही हूँ इतना डिटेल में, ताकि आप लोग अगर एक्स्ट्रा से स्टैटिक से भी ना पढ़े तो आप लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो याद रहे यहाँ पर। तो चलिए, और कोई बहुत ज़्यादा दिन तो रहे नहीं है, 270 अप्रोक्सीमेटली जो डेज है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो प्रीलिम्स जस्ट आप लोग जस्ट चुटकी बजाएंगे और पता लगेगा कि प्रीलिम्स तो आ ही गया है या मेंस तो आ ही गया है। तो इसी वजह से हमें तैयारी करती रहनी होगी। नेक्स्ट हमारा पार्ट जो है वो कह रहा है ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर साइंटिफिकली। नाउ गांधीयन में ये बहुत इजी है, गांधीयन के आप सभी जो है उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, गांधी जी खुद क्या करते थे, चरखा काटते थे, तो उनको पता है। आप लोग हिस्ट्री से थोड़ा इसको देखेंगे। नाउ आपको स्लोटर नहीं करना है काउस का, काव्स का, और कोई भी जो केटल होते हैं उनका आपको क्या नहीं करना है, उनको मारना नहीं है, स्लोटर नहीं करना है। ये सारे के सारे हमारे डीपीएसपी थे। नाउ यूसीसी की बात अब कर लेते हैं। तो यूसीसी जो है वो हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर आर्टिकल 44 के तहत में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। सिविल कोड जो टर्म है उसका मतलब होता है एंटायर बॉडी ऑफ लॉज गवर्निंग राइट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एज वेल एज पर्सनल मैटर लाइक मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये सभी की सभी किस में आती है, सिविल कोड में आती है। तो शादी से लेकर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से लेकर डाइवोर्स, डाइवोर्स से लेकर यहाँ पर जो सिविल क्रिमिनल केसेस होते हैं उन सभी को सिविल के अंदर हम रख रहे हैं यहाँ पर। अब ये देखिए, जो डिफरेंट लॉज हो ना वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के द्वारा इंडिया में किए जाते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के तहत में हिंदू तरीके से हिंदू लोगों की शादी होती है। देर इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट एक्ट जो कि मुस्लिम मैरिज एक्ट है, उसमें मुस्लिम लोगों के हिसाब से उनके तलाक होंगे, मुस्लिम लोगों के हिसाब से उनकी मैरिज होती है। ये सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी किसको कितनी मिलेगी वो भी उन्हीं पे डिपेंड करता है, यानी उन एक्टों के तहत में। अब मुस्लिम ये नहीं मानेगा कि हिंदू मैरिज एक्ट में क्या लिखा गया है, हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट में क्या लिखा गया है, ऐसे ही वो लोग नहीं मानते। तो अलग अलग, ऐसे ही जैन अलग है, ये सब अलग अलग बनाते हैं कानून। तो ये जो एरियाज है, क्योंकि मोस्टली हमारी क्या है, हम आईपीसी को भी देखते हैं, तो क्या देखते हैं, इंडियन पिनल कोड जो है अभी तो खैर बदल दिया गया है भारतीय न्याय संहिता के रूप में। तो उन सभी में हम क्या देखते हैं, मोस्टली दे आर डीलिंग विद द क्रिमिनल मैटर, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, सिविल यहाँ पर मैटर की बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से यूसीसी जो है उसका एक ही मतलब है कि देखिए जितने भी ये अलग अलग कानून है ना, उन सभी को एक ही कर दो। एक ही कर दो मतलब कि आप ये, ना कोई हिंदू मैरिज एक्ट होगा, ना कोई मुस्लिम होगा, ना कोई पारसी होगा, ना कोई क्रिश्चियन होगा, सभी की एक ही विधि होगी कि सबको शादी कितनी करनी है, सभी को प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, सभी का डाइवोर्स किस तरीके से होगा, सब कुछ क्या करना है, हमको मॉडर्न तरीके से कर देना है और एक ही जैसा कर देना है। अब इसमें फ़ायदे तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी दिखेंगे। तो सबसे पहले नुकसान देख लेते हैं, उसके बाद हम फ़ायदों पे भी चर्चा करेंगे। देखिए, नुकसान इसके यही हो सकते हैं कि जो रिलीजियस डॉगमा है उसके अंदर इंटरफेरेंस हो जाएगी, यानी कि आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो सभी को अधिकार देता है कि कैसे आप अपने जो रिलीजियस बिलीफ होते हैं उनके ऊपर काम कर सकते हैं। सो वो क्या करता है, इंडिया को एज अ सेक्युलर कंट्री यहाँ पर बना देता है। दूसरा, इसमें जो माइनॉरिटीज़ के रिलीजियस है उनकी तरफ से रेसिस्टेंट देखने को मिलेगा। वो लोग ऐसे ही अच्छे से इसको क्या नहीं करेंगे, काबू नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे, ना होने देंगे।
ये कुछ समस्याएं हैं। अब इसके पॉजिटिव साइड्स बहुत सारे हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इतनी सारी रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे पर्सनल लॉज हैं, अलग अलग इनहेरिटली अनइक्वल तरीके से काम करते हैं। खासकर जो सबसे ज़्यादा पीसी जाती हैं वो औरतें होती हैं। मतलब मोस्टली आप देखेंगे कि कैसे पॉलीगमी जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है। अलग अलग धर्म बदल लिया जाता है, लूप होल्स निकाल लिए जाते हैं। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर अन्याय तो देखने को मिलता है। अगर ये सब खत्म हो जाएंगे तो सभी को एक जैसे अधिकार जो है वो मिल जाएंगे। खैर, रही बात रिलीजियस डोगमा की, तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एक सेक्युलर कंट्री जब इंडिया को बना रहे थे तो उन्होंने ही सेक्युलरिज्म के साथ में ही इस आर्टिकल 44 को रखा हुआ है। अगर उनको लगता कि ये जो है ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है तो वो पहले कभी इसको रखते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो इस कंसेप्ट को जन्म दिया था ना, सेक्युलरिज्म को। सो इसी वजह से ये जो आर्ग्यूमेंट है वो इसके विपरीत चली जाती है। कमिंग अभी तक क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है और लॉ कमीशन के द्वारा क्या क्या बोला गया, हम जरा उसको भी देख लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले शाह बानो केस जो था 1985 में, जिसमें शाह बानो जो थी उनके हस्बैंड के द्वारा उनको डाइवोर्स दे दिया जाता है एंड कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर उनको हक नहीं मिल रहा था और ट्रिपल तलाक ही था। तो वो आती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वो उनसे कहती हैं कि देखिए मुझे प्रॉपर्टी या जो एलिमनी होती है वो चाहिए। अब ये जब सब होता है ना, तो शाह बानो के केस में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस दिलवाया हस्बैंड से। अब देखिए, मेंटेनेंस जो होता है ना, खासकर मुस्लिम अगर लॉज की हम बात करें तो मोस्टली शादी के 3 महीने तक ही दिया जाता है, डाइवोर्स के 3 महीने तक। उसके बाद में अगर कोई चाइल्ड है तो हम देखेंगे कि जब तक वो बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको दिया जाता है। लेकिन अगर कोई वुमन है और वो 3 महीने का जो पीरियड होता है, इदाकत का, आई गेस द वर्ड इज इदाकत, तो वो जो समय होता है उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो मेंटेनेंस है वो दी जाती है। उसके बाद कोई मेंटेनेंस नहीं दी जाती है, ना ही कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया जाता है। इसी वजह से ये जो है एक वुमन को बहुत ही ज़्यादा वनरेबल स्टेज पे लाकर खड़ा कर देता है। उसके पास कोई मेंटेनेंस नहीं है, एजुकेशन इतने अच्छे से नहीं हो पाई है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल पा रही है, और अगर वो डाइवोर्स ना ले तो जैसा जीवन उसको जीना पड़ रहा था, मे बी इट कैन बी डोमेस्टिक वायलेंस, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ सिचुएशन जिसको इस कदम तक उनको बढ़ना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं मिस्टेकन है, गलत है, नहीं होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय पे बोला था कि देखिए ये जो हम देखते हैं कानून के अंदर इतनी सारी अलग अलग विभिन्न विभिन्न हम डिसलॉयलिटीज देख पा रहे हैं, ये गलत है, यूसीसी आना चाहिए। और ये मैटर ऑफ रिग्रेट है, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक इफेक्ट नहीं दिया गया है, ऐसी स्टेटमेंट जॉन वेलटमर्टन केस 2003 में बोली गई थी। 2015 में भी हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट फिर से यूसीसी के बारे में बोलते हैं, गुहार लगाते हैं। नाउ ऑल्सो इन 2023 सुप्रीम कोर्ट क्या है, फेवर में है यूसीसी के। अब इसी से रिलेटेड 21st लॉ कमीशन बनता है, जो कि 22nd भी अभी बन चुका है। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इस समय पे यूसीसी जो है वो नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल, अभी ना तो उसकी ज़रूरत है और ना ही वो चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर में, ऐसा इनके द्वारा बोला गया। अब आप क्या करेंगे, मेंस के अंदर इनके रिकमेंडेशंस को लिखेंगे, तभी आपको जो मार्क्स है वो ज़्यादा मिलेंगे। आप अपनी तरफ से लिखेंगे, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, आइडियाज़ मिलते हैं आपको, आर्ग्यूमेंट करने के आइडिया मिलते हैं। माना कि ये सब न्यूज़पेपर में नहीं दिया हुआ है, मानती हूँ कि मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, लेकिन इसके पीछे अब आप जाके समझ रहे हैं कि एक टॉपिक आप गहराई से समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि मेंस में क्या लिखना है, प्रीलिम्स के लिए क्या जानना ज़रूरी था, वो सब हमने अब कवर कर लिया है। तो 21st लॉ कमीशन ने मना कर दिया था और उन्होंने बोला था कि देखिए एक अडल्ट्री ग्राउंड बना देते हैं डाइवोर्स के लिए। उन्होंने रिकमेंडेशन भी किया कि यूसीसी ना लाने की बजाय हम कर क्या सकते हैं फिर, क्योंकि समस्या तो है। अब उसके लिए एक अडल्ट्री ग्राउंड बना दो डाइवोर्स फॉर वुमेन एंड मैन, कि वो क्यों लेना चाहते हैं और उसी तरीके से उनको सेम कॉमन तरीके से मिले। मैरिजेबल जो एज है वो लड़कों और लड़कियों के लिए इक्वल होनी चाहिए। वाई दिस गैप, कि लड़का जो होगा वो 21 साल का होगा, लड़की जो होगी 18 साल की होगी। अब या तो आप दोनों को 21 कर दीजिए, वो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम 21 साल बढ़ाना चाहते हैं द एज ऑफ वुमन फॉर मैरिज, एंड लॉ कमीशन ने बोला था कि इन दोनों की एज को 18 कर दीजिए। डाइवर्स के प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको इतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो देखने को ना मिले। सो ये हमारा आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होता है। एनीवे, अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप सभी को ये बता देती हूँ कि देखिए, अगर आपको इस वीडियो की पीपीटी या इससे रिलेटेड नोट्स का पीडीएफ ये कुछ भी चाहिए हो तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर ये ऑफिशियल हैंडल है, यहाँ से जाकर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल फिर से हमारा मेंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मोस्टली जीएस पेपर 3 के अंदर हम देखेंगे, एनवायरनमेंट के अंदर भी एंड हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर भी। तो देखिए क्या आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है उनको ड्रोन मैपिंग के द्वारा यहाँ पर सोलर पावर स्कीम जो है उसके लिए मैपिंग की जाएगी रिवाइव करने के लिए ना। यहाँ पर हम किस सोलर जो स्कीम है उसकी बात कर रहे हैं। अब बात बताऊं तो देखिए अभी तक सोलर पावर से रिलेटेड जो है वो कई सारी स्कीम्स जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी हैं, इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी है फ्रॉम द गवर्नमेंट। 2014 में ही इनकी शुरुआत हमें देखने को मिल गई थी। 2014 में हम सबसे पहले जो रेजिडेंशियल होता है कि छतों के ऊपर, घरों की छतों के ऊपर, उसको हम देख पाते थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर बात हो रही है एक्चुअली में कुसुम की। तो पीएम कुसुम जो यहाँ पर योजना है जिसके लिए लगभग 34,000 करोड़ रुपए का डिले अभी किया जा रहा है, क्योंकि लैंड जो है एग्रीकल्चरल लैंड उसके ऊपर इसको बनाना, और वो अभी तक यहाँ पर इतने अच्छे से नहीं मिला था। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम अभियान, तो ये पीएम कुसुम योजना की फुल फॉर्म हम देख पाएंगे, जिसका टारगेट है 100 गीगावाट जो सोलर पावर प्लांट्स है उसको 14 लाख सोलर पंप्स एंड लगभग 35 लाख ग्रिड जो है वो एग्रीकल्चर पंप के साथ में जोड़ दिया जाए। तो जो एग्रीकल्चर के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी या पावर का इस्तेमाल किया जाता है वो मोस्ट ऑफ द पावर कहाँ से यूज़ हो सके, सोलर पावर से ही यूज़ हो सके। अब क्योंकि लैंड कम है, लोगों को खेती भी करनी होती है, फील्ड भी लगाना होता है, फॉर दैट पर्पज अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे ड्रोन द्वारा मैपिंग की जा रही है कि कैसे ये जो सोलर पावर स्कीम थी उसको दोबारा से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जम्मू कश्मीर, जो कि 3 फेजेस में उसके जो पॉल्स है वो हो रहे हैं, यानी इलेक्शन होने वाले। अक्टूबर 1 से हम देखेंगे कि हरियाणा में अक्टूबर 1 में ये पॉल स्टार्ट होंगी और एक ही फेज में ख़त्म हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में ये 3 फेजेस में होंगे, लगभग 21 सितंबर से वो शुरुआत हमें देखने को मिलेगी और अक्टूबर 1 तक ये चलेंगे। तो ये हमारे पास में अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से पूरी जानकारी यहाँ पर हमें दिखाई दे चुकी है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले की वीडियो में समझा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। इसके ऊपर जब कोई नई खबर आएगी तो हम ज़रूर बात करेंगे। फेडरलिज्म का हमें कंसेप्ट समझ में आ चुका है, डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि स्टेट की और जो यूनियन होती है उनकी जो शक्तियाँ होती है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बांटा गया है शेड्यूल 7 के अंदर में। और शेड्यूल 7 में भी हम 3 लिस्ट देखते हैं, जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है। तो यूनियन लिस्ट भी देखेंगे, स्टेट लिस्ट भी देखेंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं, जो कि गवर्नेंस में मोस्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जीएस पेपर 2 एंड जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का वो आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए भी आप इसको याद कर सकते हैं। नोट द नेम ऑफ दिस मैन, कि कौन अभी कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं फाइनली। ज़रूरी नहीं है नाम याद रखना, बट आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। होप आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, नहीं भी अच्छे से दिखाई देगा तो मैं आप लोगों के लिए बोलकर यहाँ पर बताने वाली तो हूँ ही। स्टार्ट करते। देखिए अभी जो हमारे पहले के फाइनेंस सेक्रेटरी होते थे सोमनाथन जी, वो क्या है, वो अभी कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बन चुके हैं। टॉकिंग अबाउट हिम, टीवी सोमनाथन जो है वो एक 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं, तमिलनाडु कैडर से ही आते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इनको भेजा गया और उसके बाद में अब ये क्या बन चुके हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑल्सो बन चुके हैं। देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी होता क्या है, सबसे ऊपर हम देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर होता है, इनसे ऊपर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर अपनी खुद की एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ये भी काउंसिल में 3 भागों में बटे होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसी में हम कैबिनेट को देख पाएंगे, उसी में हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट को देख पाएंगे और उसी में हम डिप्यूटी मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको भी देख पाते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कौन होते हैं, जिनको पूरी मिनिस्ट्री का जो यहाँ पर दर्जा है वो ना मिला हो, होल्ड ना मिला हो, बल्कि इनको क्या मिलता है, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक मिनिस्ट्री में हमें पता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो डिपार्टमेंट्स जब मिलते हैं वो इनको दिए जाते हैं, राइट। तो खैर अब हम देखते हैं, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर होगा, उनके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर क्या होगा, उसके अंदर पूरी की पूरी मिनिस्ट्री आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, उनके अंदर अगर जिस मिनिस्ट्री में जा रहे हैं उसका डिपार्टमेंट होगा। देन आते हैं सेक्रेटरी, अब ये कौन होते हैं, ये होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। इनके नीचे आते हैं एडिशनल सेक्रेटरी, उसके नीचे आते हैं जॉइंट सेक्रेटरी, उसके नीचे आते हैं उनके डायरेक्टर एंड डेप्यूटी सेक्रेटरीज। अंडर सेक्रेटरीज को हम यहाँ पर देख पाएंगे सेक्शन ऑफिसर, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग ही इनकी यहाँ से होती है।
उससे नीचे जो होते हैं फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आ जाते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क आ जाता है, लोअर डिवीजन क्लर्क भी हम यहाँ पर देख पाते हैं। ये होता है किसी भी मिनिस्ट्री का एक पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है। बीच वाले पॉइंट को आप मोस्टली काट भी सकते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर और जो सेक्रेटरी होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्वियसली जो मिनिस्टर है वो हेड होंगे, पॉलिटिकल हेड होंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होते हैं वो होते हैं सेक्रेटरी। सो ये आप लोगों का फ्यूचर हो सकता है अगर आप लोग मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें, अभी सीरियस रहें, और तो बिल्कुल कुछ समय के बाद आप लोग भी यहाँ पर बैठे होंगे। प्रीलिम्स के अंदर आ चुके हैं अब हम न्यूज़ रिलेटेड। सबसे पहले हम देखते हैं वारशिप से रिलेटेड क्यों ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी हमारी जो अग्नि मिसाइल यहाँ पर बनाई गई थी उसको बनाने वाले जिनको फादर ऑफ अग्नि मिसाइल बोला जाता है, हम देखते हैं पद्म भूषण जिनको रिसीव हुआ था RN अग्रवाल, उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। एनीवे अभी मौका ऐसा है कि दुख मनाएं, लेकिन उससे पहले हम क्या करें, अग्नि मिसाइल के बारे में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। देखिए हमारी जो वॉरशिप होती है, या ये तो खैर हम नेवी की ऊपर आ गए हैं, लेकिन हम क्या करने वाले थे, अग्नि मिसाइल को यहाँ पर पढ़ने वाले थे। अग्नि मिसाइल को अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो अग्नि मिसाइल जो है वो एक्चुअली में एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो बैलिस्टिक है यानी कि पहले उसको गाइड किया जाता है। दूसरा हम देखेंगे सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस से आप छोड़ेंगे उसको और सरफेस से ही वो क्या करेगी, जाकर हिट करेगी। अग्नि के 5 वेरिएंट आ चुके हैं और अग्नि 5 जो है वो हमारी सबसे लेटेस्ट मिसाइल है। इसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे आगे वीडियो में। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर इंडियन नेवी के शिप की। देखिए अभी क्या हुआ है ना कि एक गुआम आइलैंड के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो ये जो आइलैंड है ना, इसके ऊपर से अभी मल्टीलेटरल यहाँ पर नेवी की क्या हो रही थी, लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज देखने को मिली, जिसका नाम था रिम्पैक। अब ये जो रिम्पैक एक्सरसाइज है, ये थी रिम्पैक 2024। मल्टीनेशनल थी, बहुत सारी कंट्रीज इसमें इंडल्ज थी, USA भी इसमें था, इंडिया को भी हम यहाँ पर देख पाते हैं। और इसमें हमारा जो गया हुआ था वो गया था INS शिवालिक। अब ये INS वर्ड आप जहाँ भी देखें उसको सीधा सीधा मतलब मानिएगा इंडियन नेवी शिप, नेवल शिप, और शिवालिक हमारे नाम है। वैसे ऐसे बहुत सारे और भी नाम है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन हमारे इंडियन नेवी के पास कैसे कैसे वारशिप होते हैं, कुछ फ्रिज्ड के होते हैं यानी कि जो सामान को इधर से उधर लेके जाएंगे, कुछ सबमरीन होती हैं जिनको पांडुलिपि बोला जाता है, इसके अलावा डिस्ट्रॉयड होते हैं जो कि फाइटर की तरह आप देखेंगे, और इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। अब एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं तो कैसे कुछ पेट्रोल वेसल्स है, मोस्टली हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत है, जो कि बेसिकली बहुत पुराने थे और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन दोबारा से चल रहे हैं। INS कोलकाता और INS विशाखापट्टनम, INS इम्फाल, शिवालिक, नीलगिरी, ये सब हम देख पाएंगे। ये स्मॉलर देन डिस्ट्रॉयड होते हैं, मल्टी रोल इनकी कैपेसिटी है। देन हम देख पाएंगे INS अरिहंत को, कालवरी को, सूर्या, सुन्नया और जालसैन श्रद्धू। तो ये सब आप लोगों को नाम अगर याद हो सके तो जरूर करिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट सेंट्रल लॉन्चेस न्यू AI बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम टू मैनेज पेस्ट। अब पेस्ट आप लोगों को पता ही होता है कि जो कृषि होती है उसमें पेस्ट जो है वो खेतों के ऊपर, वो जो प्लांट्स होते हैं उनमें आ जाते हैं, उनको खराब करते हैं, उनको खाने लगते हैं। सो पेस्ट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। साइड वर्ड जहाँ पर जिस भी शब्द के पीछे आ जाए दैट सीधा सीधा मतलब होता है सेल्फ। आप अपने साथ में क्या कर रहे हो, किल कर रहे हो। पेस्टिसाइड यानी कि पेस्ट जो होते हैं उनको मारने के लिए। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने नेशनल पेस्ट सर्विलियंस सिस्टम NPSS को यहाँ पर क्या किया, लॉन्च किया है, ताकि फार्मर्स जो है उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हेल्प हो सके, जिसमें क्या किया जाएगा, एक्सपर्ट जो होंगे वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर से जो पेस्ट होते हैं उनको ऊपर में कंट्रोल कर पाएंगे, बात कर पाएंगे कि ये समस्या आ रही है मेरे खेत के अंदर में, यहाँ पर मैं कौन सा खाद डालूँ, कौन सा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करूँ, ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। अब इसको कौन लॉन्च किया है, यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को हम देख पाते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। और उनका एम है कि जो डिपेंडेंस होती है फार्मर्स की पेस्टिसाइड के ऊपर वो थोड़ी कम हो सके, और ऑर्गेनिक तरीकों से एक्सपर्ट्स के द्वारा सलाह लेकर वो और ज़्यादा अच्छे से इसको आराम से कम कर सके ना। वही INS शिवालिक के ऊपर हम दोबारा से आ गए हैं, गुआम आइलैंड के अंदर, जो कि US की टेरिटरी के ऊपर पहुंच चुका था। सबसे पहले गुआम आइलैंड को देख लेते हैं जरा। ये आइलैंड कहाँ है, ऊपर हम
फिलिपियन सी को देख पाते हैं, नीचे नॉर्थ पैसिफिक सी को। तो हम देखेंगे नॉर्थ पैसिफिक सी जो है उसमें ये आता है। इधर ऊपर आप चाइना सी को भी देखेंगे, चाइना को भी देख पाएंगे यहाँ पे लोकेशन में। गुआम जो है वो लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट आइलैंड है मेरिना आइलैंड चेन का, जो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर है। ये दो फॉर्मर वॉल्केनोज की वजह से जो है फटते हैं, उनकी वजह से बना था। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को 4-5 महीने पहले जापान के अंदर जो एक नया आइलैंड उभर कर आ गया था, क्योंकि एक वॉल्केनो वहाँ पर फूटा, और वो जो फूटता है तो बहुत सारा लावा वगैरह निकलता है, मतलब मैग्मा जो नीचे से सरफेस पे से सॉरी जो एस्थेनोस्फेयर होता है वहाँ से जब ऊपर आ जाता है और वो एज अ लावा की तरह निकलता है, तो वो पानी में है तो वो सख्त भी जल्दी होता है। वो डिपेंड करता है कि एसिडिक लावा है या बेसिक लावा है, सिलिका का कंटेंट ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा होगा तो वो जल्दी कूल डाउन करेगा, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, तो एक प्लेटो की तरह वो दिखाई देने शुरू हो जाता है, या फिर एक आइलैंड की तरह हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वैसा ही कुछ आइलैंड है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शिप्स हैं, जैसे कि आईएनएस विक्रमादित्य, आप इनको फोटो में भी देख पाते हैं। विक्रांत, आईएनएस विक्रांत हम यहाँ पर देखेंगे। विराट को देख पाएंगे। कोलकाता, कोची, कमरोता, तारिणी, तारकेश, तलवार। क्या सभी के नाम याद रखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। बट इंटरनल सिक्योरिटी एंड जीएस पेपर 3 में, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना पड़ता है इंटरनल सिक्योरिटी को भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी, तो उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर दैट सेक आप ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट जो ये मेन है इनके सभी के नाम याद कर लीजिएगा। अग्नि 5 मिसाइल की बात करें तो देखिए फिर से मिसाइल पे हम आ चुके हैं। मिसाइल को देखिए तो हमें समझ में यहाँ पर आ रहा है कि कैसे मिसाइल जो है वो एक्चुअली में पूरा का पूरा जो एरिया उसको कवर करे। इंडिया से अगर इसको छोड़ेंगे तो 3 स्टेजेस में बटी हुई है। पहले स्टेज 1 है नीचे का भाग, देन लास्ट जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो स्टेज 2 होता है। ऑपरेशनल रेंज इसकी 5,500 से 8,000 किलोमीटर की है। वेट लगभग 50,000 किलोग्राम का इसमें है। 24 मैक की जो स्पीड है उससे ये उड़ सकती है। लेंथ लगभग 17.5 मीटर की है। 3 स्टेज सॉलिड इसके अंदर जो फ्यूल होता है वो डाला जाता है, और इसमें जो न्यूक्लियर लेकर जाए जा सकते हैं वार हेड, वो 1500 किलो के यहाँ पर लेकर जाए जा सकते हैं। अब और भी हमारे पास मिसाइल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है वारफेयर के लिए। इसमें सबसे पहले हम पृथ्वी मिसाइल को देख पाएंगे, जो कि 150 किलोमीटर के अंदर हमला कर सकती है। फॉर द पाकिस्तान, नेपाल, थोड़ा बहुत रीजन, चाइना वगैरह के लिए, इन सब के लिए हमने पृथ्वी को रखा है। दूसरी हमारी मिसाइल है जो कि है ब्रह्मोस। अब ब्रह्मोस का आप सभी को पता है क्रूज मिसाइल है, और हमें ये भी पता है कि ये जो है ये इंडिया और जो रशिया है उन्होंने क्या की हुई है, साथ में मिलकर बनाई हुई है। ब्रह्मोस जो है वो 300 किलोमीटर तक यहाँ पर पहुँच सकती है, और ये एरिया ब्रह्मोस का है। फिर हमारी आती है पृथ्वी अगेन, पृथ्वी 2, जो कि पहली पृथ्वी जो थी वो 150 किलोमीटर तक यहाँ पर जा सकती थी। ये कितनी होगी है 350 किलोमीटर, तो पृथ्वी 2 को हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे अग्नि 1 को, जो कि लगभग 1700 किलोमीटर यहाँ पर जा सकती थी। इसमें और भी जो चेंजेस है वो किए गए हैं, सिर्फ जो एरिया है वही नहीं, और भी थोड़े बहुत चेंजेस है, लेकिन मेनली हम इसको इसी हिसाब से देख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास निर्भय क्रूसूल मिसाइल है जो कि 800 किलोमीटर प्लस तक जा सकती है। फिर अग्नि 2 है जो कि 2000 किलोमीटर तक जाएगी। अग्नि 3 जो कि लगभग यहाँ पर 3200 किलोमीटर प्लस जाएगी। अग्नि 4 हम देखेंगे 3500 किलोमीटर तक, ये अग्नि 4 है। और अग्नि 5 जो कि मोस्ट ऑफ द यहाँ पर ये जो यूरोप का एरिया है, इटली को भी पार कर जा रही है, अफ्रीका के भी बहुत सारी कंट्रीज में जा सकती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी, रशिया में भी। तो अमेरिका को अगर हम छोड़ दें तो मोस्टली रीजन तक ये क्या कर सकती है, जा सकती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल भी हमारे लिए साबित हो सकती है। लास्ट न्यूज़ पे पहुंच गए हैं जो कि मैपिंग इन न्यूज़ है। वियतनाम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। वियतनाम में क्या हुआ है कि अभी 4th इंडिया वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग देखने को हमें मिला था। तो वियतनाम हमें समझ में आता है कि एक ऐसी कंट्री है जो कि ईस्टर्न पोर्शन जो है मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया का, वो सबसे ईस्टर्न पोर्शन में हमें दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली ऊपर क्या आ जाता है, चाइना आ जाता है। और हम बात करें साउथ ईस्ट की, इसके जो यहाँ पर बाउंड्री है वो चाइना से भी कनेक्ट होती है। इसके अलावा गल्फ ऑफ तोंकान हम यहाँ पर देख पाएंगे, जो कि इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, जो कि आधा चाइना की बाउंड्री के साथ में है। इसी में एक अन्ननम नाम के हाईलैंड्स होते हैं। रेड रिवर यहाँ पर बहुत फेमस है। फेंगजी फांग माउंटेन जो है वो यहाँ की सबसे बड़ी ऊंची माउंटेन में से हम एक को देख पाते हैं। कंबोडिया से जो यहाँ पर मेकोंग रिवर है वो भी इसमें आती है, और यहाँ से फिर डेल्टा बनाती हुई
जो बे ऑफ बंगाल है उसमें चली जाती है। गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ में भी इसकी जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो लग रही है, कंबोडिया से लगती है, लाओस से लगती है, ऊपर चाइना से इधर लग रही है। और थाईलैंड में हम देखेंगे गल्फ ऑफ थाईलैंड से इसकी बाउंड्री जो है वो लगती है। मेजर रिवर्स यही है, मेकोंग आ जाती है यहाँ पर, ऊपर रेड रिवर हमें दिखाई दे रही है। और एक हम यहाँ पर मा रिवर को भी देख पाते हैं, MA मा रिवर, जो कि इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए यहाँ पर इतने बड़े मैप में भी दिखाई नहीं दे रही है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल फिर मिलती हूँ सुबह सुबह आप लोगों को, और ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेहतर वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी, बिकॉज यू गाइज said that I can help you and genuinely I just really want to help you guys। यही मेरा उद्देश्य था जब मैंने इस चैनल को शुरू किया, कि किसी की तो मदद हो